सर अगस्त में एक केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। डकी भाई गिरफ्तार हुए। गैम्बलिंग ऐप्स को उन्होंने प्रमोट किया। एक्शन होता है, क्रैकडाउन होता है, बाकी टिकटॉकर्स जो हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग हो जाता है। उसके बाद देखते हैं रिसेंटली एनसीसीआईए के जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी इल्ज़ामात लगते हैं रिश्वत लेने के। हनी ट्रैप के मूजद कौन थे? हनी ट्रैप के मूजद खुद एफआईए की साइबर क्राइम विंग था। कार्रवाई का तरीका क्या था? औरतों को किराए पे लेते हैं, फिर उसके बाद होता है कि आपने किस तरह करना है। एफआईए के किसी दो बंदों का फोन आया था साइबर क्राइम से, जनाब एक औरत आई है, एक लड़की आई है, कंप्लेंट है आपके बारे में कि आप उसे ये कर रहे हो। अब फिर तुम्हारे हाथ पैर फूल जाने कि मैं 6-7 महीने से इस लड़की की ब्लैकमेलिंग में आ रहा हूँ, इसको मैं पैसे दे रहा हूँ, ये एफआईए बीच में आ गई। पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो? अब एफआईए बुलाया किसी आम आदमी को, खुदा की टांगे काम जाती। डकी भाई की जो बेगम है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया 90 लाख 1.5 बिलियन वर्थ अगर किसी एक साइबर क्राइम के अफसर की होगी, 1 अरब 50 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे किया? आपने माजी में एक और केस इन्वेस्टिगेट किया, दाऊद इब्राहिम डी कंपनी क्रिकेट बैटिंग। एक तरफ दाऊद इब्राहिम है और एक तरफ छोटा राजन है। दाऊद इब्राहिम को एज है मैच फिक्सिंग का, दाऊद इब्राहिम इसमें एक्सपर्ट है। ओहो हो। आपको लगता है कि आज के दिन पे दाऊद इब्राहिम का जो इंडिया में एक डर था वो लॉरेंस बिश्नोई ने ख़त्म कर दिया? लॉरेंस बिश्नोई वो है कि जिसका नाम अब वो तकरीबन दाऊद इब्राहिम के लेवल पे और छोटा राजन के लेवल पे लिया जाना शुरू हो गया है। दोस्तों लास्ट ईयर जब पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा राइटर हनी ट्रैप का शिकार हुए तो आप में से बहुत से लोगों ने शायद पहली बार हनी ट्रैप का लफ्ज़ सुना होगा। लेकिन ये सुन के आप ज़्यादा हैरान होंगे कि ये हनी ट्रैप के वाक़यात 2017 से चल रहे हैं और उस टाइम पे एफआईए के कुछ अफसरान इसमें मुलविस पाए गए। अब वो तमाम केसेस क्या थे, किस तरह से ये मंजर आम पर आए, ये तमाम हक़ाइक़ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अब्दुल सत्तार खान से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर अगस्त में एक केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। डकी भाई गिरफ्तार हुए। गैम्बलिंग ऐप्स को उन्होंने प्रमोट किया। एक्शन होता है, क्रैकडाउन होता है, बाकी टिकटॉकर्स जो हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग हो जाता है। उसके बाद देखते हैं रिसेंटली एनसीसीआईए के जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी इल्ज़ामात लगते हैं रिश्वत लेने के। माजी के अंदर हमने देखा साइबर क्राइम का एक विंग था, उसके बाद अब एनसीसीआईए बन गई है। हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, लेकिन साइबर स्पेस में जो क्राइम्स होते रहे पाकिस्तानी इसका शिकार होते रहे। अब इस साइबर स्पेस में जो क्राइम्स हैं, इससे निपटने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? माज़ी के अंदर क्या वाक़यात हुए? अब ये होता है कि पूरी दुनिया में देखा जाए ना तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि कोई भी बीमारी हो ना इब्तदाई या अयाम में, उस बीमारी का इलाज भी हो सकता है, वो पकड़ी भी जा सकती है। हमारे यहाँ होता यही है कि जब बीमारी निकल रही होती है, पनप रही होती है, बन रही होती है, हम आराम से बैठे होते हैं। एक कौम का भी, हुकूमत का भी, स्टेट का भी यही हाल है। हम पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान की तरह के ममालिक की बहुत बड़ी बीमारी है कि वो बीमारी को पनपने देते हैं। जब वो तगड़ी होके तवाना होके सामने आती है, फिर सानू पसूड़ पै जांदा कि इनू किस तरह डील करिए। ये साइबर क्राइम भी इसी तरह की बीमारी थी। तो मैं इसमें 2 वाक़यात कोट करना चाहता हूँ ऑफ़िशियल रिकॉर्ड से, एफआईए के ऑफ़िशियल रिकॉर्ड से, कि 2017 देख लें, अब 8 साल हो गए इस बात को। 2017 में अब आपके लिए या कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए ये बात होगी कि हनी ट्रैप एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हाँ, ये हमने 1 साल पहले सुना है, खलील ठीक साहब है? का जब हनी ट्रैप का वाक़या सामने आया। अब हनी ट्रैप एक ऐसी टर्म है। हनी ट्रैप के मूजद कौन थे? हनी ट्रैप के मूजद खुद एफआईए की साइबर क्राइम विंग था। अब देखो ना, कितने बंदों को ये बात पता होगी कि हनी ट्रैप के मूजद खुद वही लोग हैं जिन्होंने एक्शन लेना है, जिन्होंने क्राइम पे आना है और जिन्होंने लोगों को पकड़ना है, मुलजमों को पकड़ना है, उनको सजा देनी है, एफआईआर काटनी है। जब वो खुद ही ऑथर हो जाए, पायनियर बन जाए, बनाने वालों में आ जाए, तो क्या होगा? अच्छा, कार्रवाई का तरीका क्या था? भाई ये तरीका जो इजाद किया, ये साइबर क्राइम ने 2017 की बात कर रहा हूँ, 8 साल पुरानी बात, ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूँ मैं एफआईए के, कि 2017 में ये आइडेंटिफाई हुआ, इसकी निशानदेही की गई, इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड में लाया गया कि हमारे जो बंदे हैं साइबर क्राइम के,
वो हनी ट्रैप एक करते हैं, औरतों को किराए पे लेते हैं या औरतों की सर्विसेज लेते हैं। फिर उसके बाद होता है कि आपने ट्रैप किस तरह करना है, जिनसे हमने पैसे बनाने हैं। अब ट्रैप कैसे किया जाता है? जिसको ट्रैप किया जा रहा है वो बेचारा मलजूम है, मसलन वो अक्यूज नहीं है, वो मुद्दई है। उस मुद्दई ने फिर जालिम बनना होता है, उस मुद्दई ने फिर कल्प्रेट बनना होता है, अक्यूज बनना होता है। एक लड़की आपको मिलती है, कोई गपशप हो जाती है या मोबाइल पे आपका उससे रब्ता हो जाता है। हमारे यहाँ इसमें गलती हमारी भी है। हम जो लोग होते हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं शायद मोबाइल बहुत ही सिक्योर है। सिक्योर नहीं है तो प्राइवेट बड़ा है, यानी कि मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस किस के साथ राब्ते में हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा। ऐसे ही। लेकिन मुझे साथ साथ ये पता होना चाहिए कि मोबाइल वो जो है पूरी दुनिया मुझे एक्सपोज कर सकता है। जिस दिन किसी कोई इसमें घुस गया, इसमें घुसने के बड़े रास्ते हैं मोबाइल में, हमें पता भी नहीं चलता कौन कब घुसा। अब सारे का सारा जो है ना, हमारा ही मोबाइल जो है ना, वो हमारा मुखबर बन चुका हुआ है। यानी कि हमारी जेब में पड़ा हुआ है, हमने मुखबर को जेब में रखा हुआ है, वही हमारा मुखबर है। तो उसमें ये होता था कि लड़कियां राब्ते में आती थी, लड़कियां तस्वीरें भेज रही हैं। अच्छा, और ये अब रैंडम लोगों के साथ हो रहे हैं? यार ऐसे ये तो आइडेंटिफिकेशन होती थी कि यहाँ से कुछ पैसे मिल सकते हैं। गरीब दे बाल नू कोई मुंह नहीं लांदा, वजह की होंदी और को पैसे नहीं होंगे। अच्छा। गरीब दे बाल नहीं होना। जो सौखे होते हैं ना, मतवस्त घरानों से, सौखे घरानों से, उनको टारगेट किया जाता था। अच्छा, स्टार्ट से बताएं कि ये कार्रवाई किस तरह से डालते थे एफआईए वाले? एफआईए बाद में जंप इन करती थी ना, पहले वो लड़कियां होती थी, अच्छा। तस्वीरें भेज दी। हाँ। अब तस्वीरें, आपको कोई लड़की तस्वीर भेजे व्हाट्सअप, आपस की बात है, मेरे ख्याल में आप अपने करीबी बंदों को दिखाओगे कैसी कुड़ी ये देखो, ऐसी ही फोटो भेजिए आप उसको, आपको उस वक्त तक जहन में नहीं आएगा कि इसमें बाद में मैं ही रुलना है, ये आपके जहन में नहीं होगा। आप लोगों पे रोब डालने के लिए कह रहे होंगे और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इसके साथ मेरा कितने ऐसे ताल्लुकात हुए हैं कि इसने इस तरह की अपनी तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी हैं मेरी। बीच में उसने कहा कि आप ऐसा करो कि एक तस्वीर अपनी भेजो, मैं अपनी करती हूँ, हम साथ जोड़ते हैं। आपने केयर ही नहीं किया, आपने कहा ओके। उसके बाद हुआ कि उस लड़की ने कहा कि हूँ इंज कर, पैसे देंगा तो मैं जान छड्डांगी, की भी उधार कदा मैं ना करदा पिया, तस्वीरां मेरे को पई। बंदा हैरान होया था कि तस्वीरें तो ये भेज रही थी, मैं कहाँ से आ गया। फिर होगा मैं तुम्हें कहा था ना तस्वीर भेजो। अब जो लड़की तुम्हें तस्वीर भेज रही है, तुमने तो जवाबी तौर पर गैर सगाली का पैगाम देना ना, जैसे वो कर रही है वैसे तुमने करना। तुम अपनी जगह पे खुश हो, बड़ा रोब लोगों पे डाला हुआ है कि देखो ये कुड़ी ये फलाना है। तुम्हें क्या पता कि तुम ट्रैप हो रहे हो। वो करके अब उसने तुमसे पैसे निकालने शुरू कर दिए कि मैं तेरे घर आ जाऊंगी, और साथ उसने प्रेगनेंसी का शोर मचा देना। अब बंदा कहता है कि मैं तो उसको कभी मिला ही नहीं, फिजिकल टर्म में मैं कभी मिला ही नहीं, तो ये कैसे करे। लेकिन आप डर गए हो कि तस्वीरें हैं, वो कह रही है मैं सबनों दिखा दूंगी। और उस सोसाइटी, हमारी सोसाइटी, पाकिस्तान का मुआशरा ऐसा मुआशरा जो इतना नेगेटिव हो चुका हुआ है, वो हर चीज़ मानने को तैयार हो जाएगा। आपने पैसे देने शुरू कर दिए। अब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बहुत होते हैं, पैसे भेज रहे हैं। ज्वेलरी जितनी भी सस्ती होगी, कितनी की सस्ती हो सकती है, ज्वेलरी भी ले रहे हैं। अब अचानक एक दिन होता क्या, प्रैक्टिस क्या रही है, एक दिन होता है कि एफआईए के किसी 2 बंदों का फ़ोन आया था साइबर क्राइम से, कि जनाब एक औरत आई है, एक लड़की आई है, कंप्लेंट है आपके बारे में कि आप उससे ये कर रहे हो। अब फिर तुम्हारे हाथ पैर फूल जाने कि मैं 6-7 महीने से इस लड़की की ब्लैकमेलिंग में आ रहा हूँ, इसको मैं पैसे दे रहा हूँ, ये एफआईए बीच में आ गई। पहुँच रहे हो कि नहीं पहुँच रहे हो। अब एफआईए बुलाया किसी आम आदमी को, खुदा के दिन टांगें काम जाती। वो कहता है आप आओ तो सही, हो सकता है हम आपका कोई रास्ता निकाल दें, आपकी बचत हो जाए, हो सकता है आपकी एफआईआर ना कटे। नोटिस है सिर्फ पहला। तो फिर बंदा मजबूर होता है, बंदा भागता है, जाता है। तो इसी तरह बंदा भागते थे, जाते थे, और वो कहते थे कि हाँ जी है देखो मजलूम औरत बैठी, तुसी इन्हां की कीता है, मजलूम कुड़ी की कीता है। अब आप जितना मर्जी शोर मचाओ, कहेंगे ये हमारे पास ये चीज़ें हैं। अगर कहते तो एफआईआर काट दें, बंदा फिर तो उधर हिल जाता था कि एफआईआर कट जाएगी यार। हाँ जी दसो फिर, पर इन्ना इनू दे दो, इन्ना सानू दे दो। और रिकॉर्ड पर जो आए हैं पैसे, वो कितने की डीलिंग होती थी? यार रिकॉर्ड पे एक मेरी बात सुनो, रिकॉर्ड पे सम टाइम ऐसा होता था कि ये काम करने वाले लोग
ऑफिशियल रिकॉर्ड में मैंने एक बंदे के बारे में जो FIA का साइबर क्राइम का अफसर था, उसका 1.5 बिलियन उसकी वर्थ ऑफिशियल रिकॉर्ड में बताई गई है। कंप्लेंट आई है, कंप्लेनर ने कंप्लेंट की है कि जनाब ये बंदा बड़ा तंग कर देना ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, FIA के बंदे। वो कंप्लेंट क्यों करते थे, कब करते थे? काफ़ी देर हो चुकी होती थी, वो पैसे दे दे के फावे हो चुके होते थे, फिर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होती थी कि अब कंप्लेंट ही कर दो कि यार है साड़ा पीछा नहीं छाड़ दे पे। 1.5 बिलियन वर्थ अगर किसी एक साइबर क्राइम के अफसर की होगी, मैं 7 लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, होगी, तो कितने उसने पैसे बनाए? किस 1.5 बिलियन, 1 खरब 50 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे किया? जब इज्जत पे बात आती है ना, पाकिस्तानी स्टाइल है, मेरे माँ बाप देने वाले हों, मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती हो, तो इज्जत के मामले में ना वो देने को तैयार हो जाते हैं कि यार इज्जत बच जाएगी। कोई हम ज़माने में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, किस तरह से हम कहेंगे, किसको कहेंगे? अपने रिश्तेदारों को नहीं हम कन्विंस कर सकते कि ये सब हमारे पे फ्रॉड है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, वो नहीं कह सकते, वो देंगे। आपकी कमज़ोरी किसी के पास चली गई है, आप अपनी कमज़ोरी देते थे साइबर क्राइम को। और इन हनी ट्रैप जो था ना, हनी ट्रैप ने जब अपने वो क्या होता है फुल बूटे लाने शुरू किए, पौधा लगना शुरू हुआ, वो तनावर हो गया, तो कई लोग आ गए बीच में, प्राइवेट कई ग्रुप आ गए बीच में, हनी ट्रैप। फिर उसमें यही होता था, हमारी कमज़ोरी होती थी लड़की के मामले में, औरत के मामले में हमारी मर्दों की पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है कि हम बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग इनको पैसे नहीं देते थे, जिनकी डील नहीं होती थी, उन पर FIR हो जाती थी? एक समझदारी वाले तकाजा ये था, समझदार होते हैं, फ्रॉडिया समझदार होता है, जो करप्शन करता है वो समझदार होता है, वो आपकी तरह का बेवकूफ़ नहीं होता। समझदार नहीं होगा तो फ्रॉड नहीं कर सकता, समझदार नहीं होगा तो ब्लैकमेल नहीं कर सकता। समझदार होते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ से पैसा आना है। अब ये एक बात, एक अलग डिबेटेबल इशू बन जाता है कि जब पैसा आ रहा है तो फिर पैसा, वो मैं 100 रुपये ले रहा हूँ, कितने अरसे से ले रहा हूँ, फिर मैं 100 रुपये के 200 रुपये का लूँगा कि 200 रुपये दो ही, उन महंगाई बड़ी हो गई है। जो करप्शन होती है, जो फ्रॉड करता है, करप्ट करता है, तो उसके पास भी ये रीज़न होता है कि महंगाई बड़ी हो गई है, तो 100 रुपये के 200 रुपये, 200 रुपये के 800 रुपये, 800 रुपये के 1600 रुपये, 1600 रुपये का 5000, 5000 तो 10,000, 50,000 दे लख, लख दे 2, 2 लाख के 10 लाख, 10 लाख दे 50 लाख, ये बढ़ते हैं। ब्लैकमेलर कभी एक उस पॉइंट पे नहीं रहेगा। जैसे महीने का किराया नहीं होता, साल बाद मालिक मकान बढ़ा देता है कि जी 5% हैगा या 10% हैगा। इसी तरह करप्शन करने वाला, ब्लैकमेल करने वाला फिर ये करता है कि जी हूँ पैसे बताओ। फिर एक स्टेज आती है, बंदा तंग आ जाता है, तंग आई हुई स्टेज के ऊपर फिर कंप्लेंट फाइल करता है, उससे पहले वो भी नहीं करता। अच्छा। ये मैं वो बात बता रहा हूँ, 2017 की बात बता रहा हूँ। अरमगान लड़का है, उसका बाप है फाज जुल्फ़िकार। फाज जुल्फ़िकार ने उस वक्त कंप्लेंट की जब वो और उसका बेटा चंगे भले पैसे दे चुका हुआ अच्छा। साइबर क्राइम को। है। उसके बाद ये हुआ कि वो जो स्टोरी बताता है अपनी कंप्लेंट में, जो FIA के ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, कि मेरा पुत्र मेरी बहन के घर जाता है, यानी कि अपनी पुप्पो के घर जाता है, हम्म, वहाँ लड़की का भाई मौजूद होता है, सो कार्ड भाई, सगा भाई नहीं। ये वो लोग होते हैं जब फ्रॉड करते हैं ना, तो कोई बहन बन जाती है, कोई भाई बन जाता है। आपको बाद में पता चलता है ये पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम है, आपको बाद में पता चलता है। वो गए, उन्हें कहा तेरी पुप्पो हैगी है, तेरे बाद है तेरा घर होएगा, और बाद तेरे महल्लेदार होंगे, तेरे रिश्तेदार होंगे, पाकिस्तान होएगा, लाहौर होएगा, तेरे उड़ जाएंगे। अब देखो कि क्या है, वो कब करता है। अच्छा, उसका एक और हो जाता है, वो कहता है ये लाहौर है। 5-6 साल जब गुजर जाते हैं, वो देखते हैं कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब इस इंक्वायरी को ट्रांसफ़र कर दें इस्लामाबाद हेडकोार्टर, क्योंकि हमें आप पे एतबार ही नहीं है। आपका IO वो भी रलिया है। IO कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है तब तक वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जब इंक्वायरी होती है तब वो इंक्वायरी ऑफिसर होता है, तो उसी के पास सब कुछ होता है। वो इंक्वायरी को चाहे इधर पलटा दे दे, इन्वेस्टिगेशन को चाहे इधर पलटा दे दे, ये उसकी बड़ी वो होती है। तो उन्हें कहा जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, जो AD है, DD है, या डायरेक्टर है, या एडिशनल डायरेक्टर है, वो भी नारा लिया, हमें एतबार ही नहीं, इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करें। अब उन्हें तो पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद में भी तो FIA ही बैठी हुई है, इस्लामाबाद में तो भी FIA का क्राइम विंग ही बैठा हुआ है। यार ये सारे एक दूसरे के साथ हैं, टिल द टाइम के बीच में कोई ऐसा बंदा हो जो जेन्युइनली बंदा हो, जिसे पता हो ये ज़्यादती कर रहे हैं, यार बहुत
ये नहीं होना चाहिए। वो एक अलग बात होती है कि बीच में कोई ऐसा अफसर निकला है, जैसे होता है कुछ अफसरान निकले, लेकिन उनका जो एंड रिजल्ट था वो बहुत खौफनाक था, इसलिए वो कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता हौसला देने के लिए FIA के अफसरान को। ऐसे FIA के अफसरान भी ये कहते हैं कि उन्हें कीता सी ना, देखो गवर्नमेंट ने चुक के बाहर मारिया, फलाने ने चुक के बाहर मारिया, और नौकरी तो बाहर हो गया, और को सुनता ही नहीं का, तो ये प्रेसिडेंट नहीं बनते। इसी तरह से एक और वाक़या आपके लिए, ये भी 2017-18 का। अब देखो एक बैंक है, मैं उस बैंक का नाम ले सकता हूँ क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में, JS बैंक है। JS बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हारे अकाउंट से 16 करोड़ रुपए, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे अकाउंट से 16 करोड़ रुपए निकल के मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। जब तुम्हें पता चलता है या उस बंदे को जिसका अकाउंट है उसे पता चलता है वो मेरे अकाउंट में से 16 करोड़ रुपए कैसे निकल गए यार, वो कंप्लेंट ही करेगा ना बैंक को। तो जब उसने बैंक को कंप्लेंट की, JS बैंक को कंप्लेंट की, तो JS बैंक ने बाकायदा एक इंक्वायरी करते हैं, इंटरनल इंक्वायरी उसे कहते हैं। इंक्वायरी में 7 बंदे निकले, 7 JS बैंक के बंदे निकले, क्योंकि उनकी कनेवेंस के बगैर ये नहीं हो सकता। उन्होंने फिर FIA को कहा कि जी आप FIR दर्ज करें, ये हमारे बंदे हैं 7। जिसके अकाउंट में गए थे वो अमानुल्लाह नाम का बंदा था, अमानुल्लाह के ऊपर भी आप FIR करें क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे गए हैं। ये हमारे बंदे 7 बंदे हैं, ये इसमें इनकी कनेवेंस थी, इनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता था, इनकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। जब उधर गए, पुलिस FIA साइबर क्राइम ने FIR काटी, अरेस्ट भी किया, लेकिन ये 2017-18 की बात है। 2024 तक यही हो रहा सी। अमानुल्लाह जो था, जो अक्यूज था, आया कि जी वो 16 करोड़ में से 5-6 करोड़ रुपए जो है ना वो साइबर क्राइम के लोगों को बांट चुका है कि मैं आप लोगों का मुल्ज़म हूँ, लेकिन मैं आपका सबसे बड़ा साथी हूँ, क्योंकि मुल्ज़म ही मुल्ज़म का साथी होता है। एक मुल्ज़म वो होता है जिसका FIR में नाम होता है, एक मुल्ज़म वो होता है जो FIR करने वाला होता है। वो इदारा हो, एजेंसी हो, पुलिस हो, FIA हो, नैब हो, कोई भी हो, जो FIR दर्ज करता है ना किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़, वो ख़ुद भी मुस्तकबिल का आने वाले वक्त का मुल्ज़म वो भी होता है कि उन्हें हिस्सा लेना होता है। अच्छा, अब ये अमानुल्लाह ने 16 करोड़ अपने पास कैसे ट्रांसफ़र कर लिए थे? यार उसने थोड़ी किए, वो बैंक के 7 जो थे, 7 बंदे थे जिनको आइडेंटिफाई, उनके खिलाफ भी FIR कटी ना। अब बैंक में जो काम करने वाला उसे पता है कि एरे अकाउंट तो किस तरह से ट्रांसफ़र कराएंगे, उन्होंने ये फैसिलिटेट किया, अपना हिस्सा लेता, ठीक है। तो अगर वो 7 बंदे ना होते JS बैंक के, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है कि आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र, टिल द टाइम कि मैं आपको ऐसी हालत में ले जाऊं जब आपको याद ना रहे कि वाकई यार उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपने अकाउंट से, अपने ही हाथों से 16 करोड़ रुपए सत्तार खान के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अब वो देखें कि ये 2 मिसालें, एक हनी ट्रैप और एक ऑनलाइन फ्रॉड, जिसको साइबर क्राइम ने देखना होता है। इन दोनों में आप क्राइम इन पार्टनर बन जाते हैं। तो साइबर क्राइम ने यहाँ तक आना ही था जब आप जैसे लोग यूट्यूब करने वाले सुबह दोपहर शाम, ये साइबर क्राइम ने क्या कर दिया। अगर उस वक्त 2017-18 में शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी, 2018 ऑनवर्ड देख लें तो इमरान खान की हुकूमत थी, उसके बाद देख लें तो फिर एक केयर टेकर की हुकूमत आई लंबी चौड़ी काफ़ी अरसे के लिए, फिर उसके बाद देखा तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है। तो अब ये देखें हुकूमतें, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, ओ भाई ये तीनों के अदवार में वो बीमारी जन्म ले रही है, वो जुर्म जो है ना पनप रहा है और पैटर्नेज में पनप रहा है। तो ये तीनों की आंखें बंद थी। क्या मुस्लिम लीग नून की भी आंख बंद थी और PTI की भी आंखें बंद थी? अब ये जितना अरसा इसमें से गुजरा 8-9 साल, जब मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कोई हेर से पे बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, तो जब ये बीमारी बन रही थी, पनप रही थी, तो ये सुते हैं सो। आपने तो 2 केसेस का ज़िक्र किया, इस तरह के और कितने केसेस होंगे? इसमें एक बात ध्यान में रखना, 100 अफेक्टीज हैं, 100 विक्टिम हैं, 2 रिपोर्ट करते हैं, 98 रिपोर्ट ही नहीं करते। पाकिस्तान में एक टेंडेंसी है, हमारे यहाँ पे रिपोर्टेड केसेस की हम बात करते हैं, जो रिपोर्टेड ना हो उसके पास आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ, ये जैसे कि अभी डकी भाई की जो बेगम है, उन्होंने इल्ज़ाम फिर लगाया 90 लाख हाँ
तो पहली बात तो ये है कि मैं इस पे, क्योंकि बहुत कुछ बोला जा चुका है, इसमें मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आखिर ये डकी भाई की बीवी ने 90 लाख रुपए क्यों दिया था? मजबूर होकर। मजबूरी में मेरे पास टका नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ? लोग घर बार बेच कर दे देते हैं। मेरे पास घर बार भी नहीं है, मैं क्यों दूंगा? 90 लाख रुपए देने का मतलब है, मेरे पास कई ऐसे इंक्वायरीज मैंने की हैं, इन्वेस्टिगेशन किया है, जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें सम टाइम जो पैसे दे रहा होता है उसका भी गिल्ट निकलता है कि उस वक्त, अब ये देखो जो मैंने बातें दो बताई हैं, एक बात बताई हनी ट्रैप पे, तो हनी ट्रैप पे ये फाहद जुल्फ़िकार पैसे क्यों दे रहा था, अरमगान पैसे क्यों दे रहा था, वो ब्लैक मेलर खातून को और एफआईजी को क्यों दे रहा था? ये मुलजिम तो नहीं थे बेचारे यार, क्यों दे रहे थे? इज्जत के लिए। सम टाइम ये होता है कि जो पैसे देता ना रिश्वत में आपके, उसकी पहले मजबूरी डिटरमिन करो कि क्या मजबूरी थी, क्या गन पॉइंट पे किया गया था, तालिबान बीच में डाल दिए गए थे, टीटीपी को बीच में डाल दिया गया कि उन्होंने फोन आया कि दे इन्हें पैसे, या फिर आपकी कोई ना कोई कमजोरी थी? अच्छा, आजकल ना हम काफ़ी न्यूज़ देख रहे हैं, आसपास जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं, आज के टाइम पे व्हाट्सएप जो है वो हैक हो रहा है। अब एक आम शहरी अपने व्हाट्सएप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? इसराइल की कंपनी एनएसओ, उनकी एक प्रोडक्ट है सर्विलेंस, सर्विलेंस प्रोडक्ट है पेगासस। पेगासस पूरी दुनिया को पेगासस ने हिला के रख दिया था जब ये बात लीक हुई, और लीक भी कंसोर्शियम था जिसमें एक फ्रांस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वो थी, उसके साथ कोई मीडिया हाउसेस थे दुनिया के, और उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी थी। उन्होंने जब प्रॉब किया, ये बात वहाँ तक पहुँची, उनका ये एक ऐसा काम पड़ गया जिसमें हमारा ही मोबाइल हमारा मुखबर बन गया। तो उसमें दुनिया के बादशाहों के भी नाम आए थे, दुनिया के सदूर के नाम भी आए थे, दुनिया के वज़राए आज़म के भी नाम आए थे, रॉयल फैमिलीज़ के भी नाम आए थे जिनका मोबाइल टारगेट हुआ था, पेगासस ने किया था। अब ये अंदाज़ा रखो कि दुनिया का बादशाह महफूज नहीं है, दुनिया का सदर महफूज नहीं है, तगड़ों की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं अलग करूँगा, फ्रांस का सदर था मित्रा। अब अंदाजा, मैं छोटे मोटे बात, इसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि इनका मोबाइल टारगेट हो जाएगा। अच्छा, मोबाइल टारगेट करके करते क्या थे ये? टारगेट ये है कि किसी सदर का मोबाइल टारगेट हुआ हो, किसी वजीर आजम का टारगेट हुआ हो, किसी रॉयल फैमिली का टारगेट हुआ हो, किसी अपोजिशन लीडर का टारगेट हुआ हो, किसी उस जर्नलिस्ट का टारगेट हुआ हो जो इन्वेस्टिगेशन का काम करता है, तो आपको तो बड़ी आसानी हो जाएगी, आपको वक्त से पहले पता चल जाएगा ये क्या कर रहा है, ये क्या करना चाह रहा है। कितना बड़ा एडवांटेज है। मेरा मोबाइल अगर टारगेट हो जाए तो तुम्हें कितना फ़ायदा, तुम्हें पता है कि इफ्तार खान ने क्या क्या चीज़ें बना रहा है, कौन कौन सी किताब लिख रहा है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ ला रहा है। तुम्हारे लिए तो एडवांटेज हो जाएगा, तुम्हें वक्त से पहले पता चल जाएगा। मुझे नुकसान होगा कि वक्त से पहले पता चल रहा है इनको, ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा कि यार मेरी चीज़ें हैं और इनको पता चल रहे हैं, ये तो किसी वक्त प्रीएम्प्ट कर सकते हैं मुझे। ये प्रीएम्प्ट करना, प्रीएम्प्ट से होता है कि आप वक्त से पहले आ जाएं, मुझसे पहले आ गए आप, मेरी शक्लें देखने वाली काबिल होगी। इफ्तार खान कह रहा है कि यार ये इन्होंने तो प्रीएम्प्ट कर दिया है, इन्होंने इस बिगाड़ी हुई शक्ल के साथ आए हैं कि जो मैं असली शक्ल ला रहा था मेरे तो प्रीएम्प्ट कर दिया। अब उसमें मैं बताऊं एक बात जो करने वाली बात है, पूरी दुनिया में ऑनलाइन की बात करते हैं। जब ऑनलाइन पे काम होना शुरू हुआ तो फ्रॉड भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, और ऑनलाइन पे शुरू के अदवार में जब ये शुरू में ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसमें तादाद लोगों की जो विक्टिम्स होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है। हम लोग बुनियादी तौर पे लालची हैं, ग्रीडी होते हैं। हम ये नहीं देखते कि 1 रुपए में 100 रुपए की चीज़ कैसे आ सकती है। हमें ऑफर ऐसे की जाती है जिस पे हम बिलीव कर लेते हैं, तो ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट है कोई, उसके ऊपर कहते, मैंने बाहर बात नहीं की थी कि अब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है इस स्टूडियो के ऊपर, इस सेटअप के ऊपर इतने मिलियन है। अब तुम बेवकूफ़ी हो गए जो मेरी बातों में आओगे कि मैं तुम्हें कहूँगा कि महीने बाद ही भट्ट साहब 50 मिलियन का तो इंज करके फ़ायदा हो जाएगा। अगर तुम ट्रैप मेरी बातों में हो गए तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम्हारी
लालच है जिसकी वजह से मुझे मौका मिला तुमसे फ्रॉड करने का, और जब मैं तुमसे फ्रॉड कर चुका 50 मिलियन का मैं फ्रॉड कर लिता, भाई तू रोंदा रहा, मैं जो मर्जी करदा, जिवें साइबर क्राइम के इफेक्टिव रोंदे पे ने ना, ये क्यों रो रहे हैं? देर बड़ी हो चुकी थी। 2017 में FIA साइबर क्राइम विंग का एक अफसर है, एक अहलकार है। मतलब एक बंदे के बारे में मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड का, FIA का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, कंप्लेंट हुई है, उसका जवाब दिया जा रहा है कैसे, उसमें इल्ज़ाम लगता है किसी एक बंदे पे, कोई अफसर है, साइबर क्राइम का वो अफसर है, FIA का अफसर है। 1.5 बिलियन 1 अरब 50 करोड़ की वर्थ हैगी। अब्दुल सत्तार खान की 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਥ 3500 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਸੀ। अब्दुल सत्तार खान पकड़ाया जावे उस वक्त की कर सकता है? 3500 में क्या कर सकता है? फिर FIA भी एक्टिव होती, FIA का साइबर क्राइम भी एक्टिव होता, सारे एक्टिव होंगे, क्यों? माड़ा बंदा हथे चढ़ गया। अब वही अब्दुल सत्तार खान है जिसकी नेट वर्थ 1 अरब 50 करोड़ हैगी। डालो मेरे पे केस, कितने डालो, मैं पैसे खर्च कराऊंगा। फर्क समझ रहे हो? 2017 में सत्तार खान के पास 335 रुपये गए। सत्तार खान को पकड़ दे, वो कहता यार मेरे को बेल कराने दे, वकील करने दे पैसे नहीं गए। आज अब्दुल सत्तार खान के पास 1 अरब 50 करोड़ है। अब सब मैनेज कर सकते वो हैं। मैं बड़े आराम से मैनेज कर सकता हूँ। चलो यार, कौन पीछे चढ़े है ना, 50 लाख उन्होंने दे दे, करोड़ उन्होंने दे दे, 2 करोड़ उन्होंने दे दे, 3 करोड़ उन्होंने दे दे, बड़ा आराम। और जिनको मैं दे रहा हूँ उन्होंने कहा सर हम रास्ते निकालेंगे, आपको हमने रेस्क्यू करना है, हमें रेस्क्यू 1122 समझें आप। फिर वो रेस्क्यू बन जाता है, फिर वो रेस्क्यू कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, केस रहता है लेकिन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में आपको रेस्क्यू किया जा रहा होता है। फिर अल्टीमेटली जो मुद्दई होता है जिसने कंप्लेंट की थी वो तंग आया था कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये तो अदालत तक भी केस नहीं जा सका यार। फिर वो क्या हालत होगी? हमने यही किया साइबर क्राइम के साथ, हमने ये किया है। मुझे डर ये है कि एक तो लेवल होता है कि आप करोड़ों में खेल रहे होते हैं, एक लेवल होता है कि 2 लड़के, 2 बंदे जो इस ऑनलाइन को जानते हैं, स्टडी की हुआ। मुझे डर है कि अब वो छाबड़ी वाले को कहीं ब्लैकमेल ना कर रहे हो, जिनसे उनको दिन का 200, 300, 400 रुपये मिल सकता है। मुझे अब ये डर है कि इस तरीके से चीज़ फैल गई है, आपका इस पे भी नज़र नहीं है। अब अगर 10 छाबड़ी वाले हैं, वो 200 रुपये ही दे सकते हैं ना बेचारे, जो उनकी कैपेसिटी होती। 10 छाबड़ी वाले हैं, 200 रुपये दे रहे हूँ, तो 2000 बनेगा, कितना बनेगा? 2000। 200। अब 2 ऐसे लड़के हैं जो जॉब भी नहीं करते, 2000 रुपये पर डे उनके लिए बड़ी अमाउंट है, पॉकेट मनी है उनकी बड़ी। आप हंसते खेलते हुए ये फ्रॉड कर सकते हो, अगला बोलेगा ही नहीं। आपने माजी में एक और केस इन्वेस्टिगेट किया, दाऊद इब्राहिम डी कंपनी क्रिकेट बैटिंग। वो केस क्या था? आपने क्या चीज़ें, क्या हकाइक आपके सामने आए? यार ये 2 बंदों में ना जो 2 टावरिंग पर्सनैलिटी रही हैं अंडरवर्ल्ड की। एक तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया में अंडरवर्ल्ड है, कुछ और ममालिक में अंडरवर्ल्ड है, पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड कोई नहीं। पाकिस्तान में गैंगस्टर्स हैं, अंडरवर्ल्ड नहीं। लेकिन अक्सर व बेशतर मैं देखता हूँ हमारे यूट्यूब पे लगे होते हैं, वो कह रहे होते हैं पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड। मेरी हंसी निकल जाती है, लाहौर अंडरवर्ल्ड। ये मेरी हंसी निकल जाती है। अंडरवर्ल्ड का ये होता है कि उनका नेटवर्क पैरेलल चलता है स्टेट और गवर्नमेंट के साथ। अब थोड़ा सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि स्टेट और गवर्नमेंट के पास तो फौज भी होती है, तो क्या अंडरवर्ल्ड? हाँ, अंडरवर्ल्ड के पास भी फौज होती है। वो कौन सी होती है? अंडरवर्ल्ड के पास फौज होती है। आप देखें अंडरवर्ल्ड के लिए क्या 3 बंदे काम कर रहे होते हैं अंडरवर्ल्ड के लिए, 13 बंदे काम कर रहे होते हैं, 23 कर रहे होते हैं, 33 कर रहे होते हैं। बताओ मुझे। पाकिस्तान में जो गैंगस्टर होते हैं ना शहरों के, अब चलो ये इलाका इसके दस्तरस में है, इस इलाके में कोई नहीं बोलता, 50,000 लोग रहते हैं उस इलाके में, 2 लाख रहते हैं, 3 लाख रहते हैं, 4 लाख रहते हैं, यही है ना? यहाँ तक जो ठीक है। जो पूरे का पूरा मतलब इंडिया की बात है कि अब तो मेरे ख्याल में 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी हो गई है। उस जगह पे सन 47 के बाद ही अंडरवर्ल्ड ने जन्म लिया था। कैसी बात है, सन 47 के बाद ही। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जो करीम लाला, हाजी मस्तान, ये लोग आए। लाला करीम से ये बात शुरू हुई थी, फिर हाजी मस्तान आया था। ये बहुत बड़े लोग थे उस वक्त, दाऊद इब्राहिम का नामो निशान नहीं था। इन लोगों का काम क्या था? स्मगलिंग? ये ज़्यादातर ना स्मगलिंग, हाँ ये बात है, स्मगलिंग और इस तरह की बात।
ये मार-धाड़ जो होती है ना, मार देना, चुक देना, ये टेंडेंसी कम थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाद के जो अंडरवर्ल्ड आई, उसके जो टावरिंग फिगर्स आईं, उसमें फिर ये हुआ कि जी बंदे भी मरे, धमाके भी हुए, उठा भी लिया गया, गायब भी कर दिया, पता नहीं चला। तो ये ट्रेंड बनना शुरू हुआ, लाला करीम से शुरू हुआ हाजी मस्तान, और हाजी मस्तान का यहाँ तक था कि आपने गालबन, मैंने पढ़ा हुआ है, उसके बाद वो फिल्म आई थी संजू, संजय दत्त पे फिल्म आई थी, जिसको रणवीर कपूर, जो ऋषि कपूर और नीतू सिंह का बेटा है, वो उसमें संजू बना हुआ है। उस फिल्म में भी आप एक सीन देखिए कि उसमें पारेश रावल, वो सुनील दत्त का किरदार अदा कर रहा है बाप का, और संजय दत्त को क्या बता रहा है, कहता जब मैंने तेरी माँ नरगिस के साथ शादी करने का फैसला किया तो हाजी मस्तान का मुझे फ़ोन आया था। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो और ये नरगिस मुसलमान है। तो मैंने उसको कहा था कि मैं तेरी माँ के साथ चूंकि जेन्युइनली मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, तो मैं उसकी बुनियाद पे शादी कर रहा हूँ, और अगर आप शादी में शिरकत फरमाएंगे तो मेरे लिए ये एजाज़ की बात होगी। तो फिर सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को कहा था कि जब शादी मेरी तेरी माँ से हुई ना, तो सबसे बेहतरीन तोहफा हाजी मस्तान की तरफ से आया था। अब ये देखो, ये रियलिटी जो मैंने पढ़ी थी, जो बाद में संजू फिल्म में भी मैंने देखी। तो ये होता है कि स्टाइल बदल जाता है। अच्छा, पुलिस के होते हुए अंडरवर्ल्ड जो है वो बन कैसे जाता है? यार पुलिस कमज़ोर होती है। तुम्हें किसने किसने कह लिया पुलिस मजबूत होती है, बड़ी ताड़। पुलिस के बारे में फिल्मों में अक्सर आता है, जब पुलिस पुत्र जावे, जैसे इंडिया में फिल्में नहीं बनती, इंस्पेक्टर को ऐसे बनाया होता है। खुदाई कसम मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मैं इल्हामी तौर पे यह सो चुका हूँ कि मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी हमने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कभी देखा। होते हैं पुलिस वाले बड़े दिलेर होते हैं, लेकिन जिस तरह की दिलेरी इंडियन मूवी दिखाता है ना पुलिस वाले के बारे में, उस पे तो हंसी इंडियन पुलिस की भी निकल जाती होगी। पाकिस्तानी पुलिस तो हसदी होगी कि यार ये केड़ा बंदा है जेड़ा इस तरह की हरकतां करता पे, जो मेरे ख्याल में तालिबान की भी हंसी निकल जाती होगी कि हमारा जो जैकेट पहन के लड़का जाता है, जो अपनी मौत घर से, वो अपनी नमाज जनाजा घर से पढ़ के निकलता है, जब तालिबान किसी बम्बार को भेजते हैं, वो कहते हैं वो ये नहीं कर सकता जो इंडिया की और ख़ास तौर पे साउथ की फिल्मों में पुलिस वाला कर रहा होता है। अब देखो ना, ये फिल्म है, बहरहाल फिल्म को एंटरटेन करना है। सिद्धाराम म्हात्रे महाराष्ट्र का वो होम मिनिस्टर था, वो कांग्रेस का था, और वहाँ पे हुकूमत थी, जो मुख्यमंत्री था ना, चीफ मिनिस्टर, वो देशमुख था। जो ये हमारा फिल्मों का इंडिया का मेरा बड़ा फेवरेट है, ऋतिक अपना, कौन सा देशमुख है, बहुत, रितेश देशमुख। रितेश देशमुख, इसका बाप जो था ना, वो था मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, और सिद्धाराम म्हात्रे होम मिनिस्टर था। अब एक रिकॉर्डेड वर्शन लीक होता है, 2008 की बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड वर्शन क्या लीक होता है, बड़ी थरथली मच गई थी इंडिया में कि एक डीके राव था, मेरे ख्याल में, हाँ डीके राव था, जो छोटा राजन के साथ बात कर रहा है फ़ोन पे। वो चीज़ कहीं इन्होंने टेप कर ली थी, पुलिस ने की थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने या सिक्योरिटी एजेंसी ने कर ली थी। उसमें वो कह रहा है, डीके राव जो है ना, वो छोटा राजन को कह रहा है कि हमारी मदद की है सिद्धाराम म्हात्रे ने, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र की। किस में मदद की है? उनने कहा कि जी महाराष्ट्र की जेल थी, जेल का नाम मैं भूला, मुंबई की बड़ी मशहूर जेल है। उस जेल में था पीके सिंह था गालबन, एक वो भी अंडरवर्ल्ड का था। वो पहले था छोटा राजन के ग्रुप में, बाद में उसने अपना ग्रुप बना लिया था। छोटा राजन को रंज था, उन्हें बंदे लाते हैं मार दो। तो डीके राव ने जेल में उसको मारा था। तो डीके राव ये बता रहा था, अब उसमें 8 जो जेल हुकाम थे, जेल का स्टाफ था, वो सस्पेंड हो गया था, वो बहाल हो गया। वो बहाली पे डीके राव छोटा राजन को फ़ोन करके बता रहा है कि इसमें हमारी मदद की है सिद्धाराम म्हात्रे ने। अब अंदाज़ा करो काम। उसके बाद सिद्धाराम म्हात्रे को पड़ गई कि मैं होम मिनिस्टर, यार वो होता है तो मीडिया, उधर भी यही होता है, इंडिया में मीडिया चढ़ जाता है।
तो उसने पर सीताराम म्हात्रे ने एक बात की थी, उन्होंने कहा जी ये गैंगस्टर हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस के ऊपर रोब पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रोब पड़े कि भाई साढ़े हमारे ताल्लुका तो होम मिनिस्टर के साथ हो, तुम बीच में क्यों आते हो, हमारे खिलाफ ऑपरेशन करते हो, एक्शन करते हो। लेकिन उसके ऊपर बाकायदा जिसे इन्वेस्टिगेशन कहना चाहिए वो नहीं हुई थी, होनी चाहिए थी कि अगर सीताराम म्हात्रे अगर जो बात कह रहा है वो सही है तो उसका ही पता चल जाएगा। तो डीके राव जो है ना, छोटा राजन मसन के एक तरफ दाऊद इब्राहिम है और एक तरफ छोटा राजन है। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम की टक्कर का है, दोनों एक दूसरे की टक्कर के हैं। दाऊद इब्राहिम को एज है मैच फिक्सिंग का, छोटा राजन को नहीं। दाऊद इब्राहिम इसमें एक्सपर्ट है। ओ हो मैच फिक्सिंग तो जितने भी वाकयात हुए हैं उसमें सिर्फ एक वाकया कोट करता हूं मैं। शराज शेठी दुबई में एक अमीर हिंदू था, उसका क्लब भी था, उसके होटल भी थे, उसका बिजनेस भी था। तो एक इंडियन क्लब था मेरे ख्याल मोस्ट प्रॉबली दुबई में, तो वो उसमें उसका मर्डर हो जाता है। अब वो दुबई गवर्नमेंट हिल गई थी, दुबई गवर्नमेंट बड़ी बुरी तरह से हिली थी कि जिस तरीके से मर्डर हुआ है वहाँ तो एक बिल्कुल मर्डर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हमारे यहाँ अज किन्ने मर्डर होए ने, 7 अब्बासी ले रहे होते हैं, एने होए ने, घट होए ने यार, एवरेज तो नहीं आ रहे, ये होता है। लेकिन वो कई मुल्क होते हैं जिससे पूरा मुल्क हिल जाता है। तो दुबई में जब शराज शेठी का मर्डर हुआ, छोटा राजन ग्रुप ने किया था। शराज शेठी राइट हैंड मैन था दाऊद इब्राहिम का, और मैच फिक्सिंग में वो ब्रेन था दाऊद इब्राहिम का। पूरे का पूरा एक वर्ल्ड कप था, पूरे का पूरा वर्ल्ड कप, कि कौन सा मैच फिक्स है, थ्रू क्रिकेटर्स, थ्रू ऑफिशियल्स, थ्रू अंपायर्स। और मैच फिक्सिंग वाला वो जो पिच बना रहा होता है ना, उसको भी इंक्लूड कर लेता है कई जगह पे। एक मैं बात बताऊं, हमें चूंकि पता नहीं होता, हम आगे मुंह उठा के कहते मैच फिक्सिंग, और ये हमें कक का नहीं पता होता। तो मैच फिक्सर होता है, इसी तरह से वो शराज शेठी ने किया हुआ था। सारी कुछ चीज़ें तय थी। शराज शेठी कोई चीज़ कंप्यूटर पे नहीं रखता था, उसकी कोई डायरी नहीं थी, वो कोई नोट्स नहीं बनाता था। क्यों? ये खोपड़ी उसकी कंप्यूटर थी। अब उसे पता था कि वर्ल्ड कप का कौन सा मैच है, मैंने किस तरह फिक्स किया, किस किस के ज़रिए किया, किसको कितने पैसे, किसको किससे क्या, सब कुछ उसे पता था ना। छोटा राजन ने कहा शराज शेठी नू मारो, मैनू इते तप बड़ी गई। तप क्या थी? छोटा राजन पे बैंकॉक पे अटैम्प्ट हुई थी, उसमें भी शराज शेठी का नाम आता था कि दाऊद इब्राहिम की तरफ शराज शेठी भी बीच में था, उसमें बच गया था। बैंकॉक में छोटा राजन बच गया था। इब्राहिम बोलू मारने गया था। अब ये कंफर्म नहीं है, एक मैं तुम्हें बात बताऊं, कंफर्मेशन के साथ बात करते हैं। इब्राहिम बोलू के और कुछ मामलात हैं, वो फिर किसी वक्त बात होगी। उसमें ये हुआ था कि उन्हें क्या, एक तो ये होगा कि मैं अपनी दुश्मनी का पता ले लूँगा, दूसरा वर्ल्ड कप, उसे पता था ना ये वंडर वर्ल्ड के लोग एक दूसरे के बारे में खबरें रखते हैं। छोटा राजन को पता था कि दाऊद इब्राहिम ने ये वर्ल्ड कप पूरे का पूरा, जो एस्टिमेटेड था, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम होना मुश्किल है, $500 मिलियन। अब $500 मिलियन को कन्वर्ट करो तुम यार, मसंग के मुझे तो फिक्रे ज़ीरो लगाने मुश्किल है। $500 मिलियन, ये छोटा राजन के जहन में था कि मैं दाऊद इब्राहिम को एक तो उसका राइट हैंड मैं काट दूंगा, शराज शेठी जो है, दूसरा मैं उसे महरूम कर दूंगा ये $500 मिलियन से। वो उसने किया था, और बाद में छोटा राजन ने सेलिब्रेट भी उसे किया जहाँ कहीं भी था, और उसकी तरफ से ये बात बाहर निकली कि इसमें हम शामिल हैं। वो छुपाते नहीं होते, क्यों? उनका प्रोफाइल रिक्वायर्ड, अगे उन्हें क्या फाड़ के दिखा सकते तो फाड़ लो, ये भी होता है ना, कितने पकड़े जाते हैं। अब ये वारदातें हुई, उसमें छोटा राजन के लिए ये बड़ी तसल्ली वाली बात थी, उसकी सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने दाऊद इब्राहिम को $500 मिलियन से महरूम कर दिया। उसके बाद अब जो है ना, अब अगर तुम ये कहते हो कि दाऊद इब्राहिम या छोटा राजन, तो अब एक लड़का आ चुका है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई वो लड़का है जो, ये मानने वाली बात है, लड़का मैं इसलिए कह रहा हूँ उसकी बड़ी छोटी उम्र है, जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई वो है कि जिसका नाम अब
वो तकरीबन दाऊद इब्राहिम के लेवल पे और छोटा राजन के लेवल पे लिया जाना शुरू हो गया है। बिश्नोई जो कबीला कम्युनिटी है ना, ये तुम देख लो कि 500 साल, हाँ 500 साल पहले एक राजा था, महाराजा था, जिसे ख़ास किस्म के दरख्त की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी थी। उसने अपना कोई महल बनाना था, महाराजा था। अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा महाराजा किस रियासत का था। तो उसको पता चला कि ये कि लकड़ी जो है ना, ख़ास किस्म की लकड़ी, ग्रीन ट्री जिसे कहते हैं, उसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ उस ग्रीन ट्री का। उन्होंने कहा ये फलाने इलाके में, अपनी फ़ौज को कहा कि जाके लेके आओ, मैंने महल बनाना है, उसमें जो लकड़ी लगेगी ना खिड़कियों दरवाज़ों को, वो ग्रीन ट्री जो है ना, सब्ज़ दरख्त जो है उसकी लगेगी। वो फ़ौज गई। फिर वो इलाका था बिश्नोईस का। वो एक औरत थी, अमृत, मैंने पढ़ा हुआ है, अमृत राज थी क्या थी, एक औरत निकलती है और वो खड़ी हो जाती, रिक्वेस्ट करती है फ़ौज से कि ये दरख्त ना काटना, तुम्हारी मेहरबानी। मिन्नतां तरले कर दिए। वो कहना जी बादशाह ने, महाराजा ने हुक्म दिया हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा काटना है तो फिर साथ मुझे भी काट दो। वो गले लगा लेती है दरख्त को। अब वो ठा करके अपने तलवार चलाते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं, वो दरख्त भी कट जाता है और अमृत राज जो खातून होती है, जो बिश्नोई थी, वो भी कट जाती। उसके बाद उसकी 3 बेटियां निकलती हैं, छोटी उम्र की। वो भी गले लगा लेती हैं दरख्तों को। और महाराजा की जो फ़ौज होती है वो ज़ालिम होती है। फ़ौज जो होती है ना, बादशाह की हो, महाराजा की हो, पुराने वक्तों के राजाओं की हो, अमीरों की हो, या आज के दौर की सुपर पावर हो, फ़ौज में जुल्म होता है। क्योंकि जब वो अपने किसी उस पर निकलते हैं ना, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों से दरेग नहीं करते। तो पुराने दौर में तो ज़्यादा ही ज़ालिम थे। उन्होंने कहा वड्डी जाओ। 365 बंदा बिश्नोई कबीले का कटा था उस दिन। उस दरख्त को बचाने के लिए हर बंदा जफ्फी पा लेंदा सी। अब महाराजे की फौज थी, वो कोई लिहाज ही नहीं करती सी। जब महाराजा तक वो बात गई, उसने बकायदा माफ़ी मांगी थी और रो भी पड़ा था। उनने कहा दरख्तों के लिए जान दे रहे हैं, की चीज़ है कहने। उसकी वजह यह थी कि जो इनका गुरु था ना, 29 रूल इनको सिखाए थे बिश्नोई कबीले को, कम्युनिटी को। वो आज तक बिश्नोई कबीला उस 29 उसमें था। एनवायरनमेंट, माहौलियात, दरख्त और जानवर। अच्छा, वो भी एक स्पेसिफिक लोकेशन है उस तो इलाके के यार लिए। उनकी तादाद क्या होगी, मेरे ख्याल में 10 लाख होगी, 12 लाख होगी पूरे इंडिया में, ऐसे ही। इतनी तादाद है। लेकिन तुम देखोगे बिश्नोई कबीला कौन सा कबीला है, कम्युनिटी है, कि आपका सलमान खान कितना पॉपुलर है ऐसे ही है, पीछे पड़े हुए हैं। इंडिया में औरतें भी गिरती हैं, लड़कियां भी गिरती हैं, और इंडिया में जो भट्ट रहते हैं वो भी गिरते हैं। तुम तो पाकिस्तान में रहते हो ना, तो इंडिया में रहने वाले भट्ट वो भी गिर जाते हैं। सलमान खान वो चीज़ है। मैं भी हूं तो शायद मैं भी गिर जाऊं। हुआ क्या था, गलती क्या हुई थी सलमान खान से? गलती सलमान खान से ये हुई थी कि ये कोई फिल्म की शूटिंग, अब फिल्म कौन सी थी मुझे जहन में आ नहीं रहा। इसके साथ को स्टार थे, एक ये था सैफ अली खान भी था, तब्बू भी थी, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ, हाँ गुड। इस फिल्म की शूटिंग थी। वो शूटिंग के दौरान, अब शूटिंग कई दिन चलती है, शूटिंग के दौरान हुआ सलमान खान को हुआ कि चलो जी शिकार करते हैं, काला हिरन। अब हो गया, इन्होंने शिकार कर लिया काले हिरन का। वहाँ बिश्नोई कबीला, उन्होंने उन्होंने कंप्लेंट भी कर दी थाने में और रिट भी फाइल कर दी अदालत में कि जनाब इन्होंने ज्यादती की है। अब ऑब्वियस बात है कि जो रूल्स होते हैं, जो कानून होता है, वो शिकार पे भी होता है कि आप किस किस चीज़ का शिकार कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते, और आपके पास क्या होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे शिकार हो। रूल्स होते हैं ना, आपने उसको स्टडी करना होता है। वो रूल्स के साथ भी क्लैश करते थे। तब एंटरटेन हुआ, पुलिस ने भी कंप्लेंट एंटरटेन कर ली, अदालत में भी वो रिट लग गई। वो फिर सलमान खान की दौड़ें थी। वो सिविल कोर्ट से केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया, आप अंदाजा करें। और बिश्नोई कबीला था बीच में कि जी इसने काला हिरन मारा हमारा। लेकिन वो तरीका क्या था पुलिस का, जो इफेक्टिव होता है,
जिसके साथ ज्यादती हुई है उसने पुलिस पे कंप्लेंट करनी होती है, अदालत का दरवाज़ा खटकाना। उन्होंने ऐसे ही किया था। वो कोई 25-26 साल लग गए थे सलमान खान को जान छुड़ाते छुड़ाते। जब जान छुड़ा ली, जब उसका मुकम्मल तौर पे फैसला आ गया, अंदर भी रहा सलमान खान, अंदर जेल में भी रहा इसी केस में। जब वो निकल आया तो सलमान खान ने कहा चलो सुखदा साल हो। सलमान खान को क्या पता था कि अब तू टारगेट ऐसा होगा कि तेन लग पता जाएगा। फिर ये लॉरेंस बिश्नोई के लोग थे, वो लड़के जो थे जिन्होंने फायरिंग की थी सलमान खान के घर पे। फिर जब लॉरेंस बिश्नोई से ये बात उसकी तरफ से आई कि तेरा क्या लेना देना सलमान खान से, उन्होंने कहा नहीं, काला हिरन मारा हुआ है। वो कहते हैं कि माफ़ी मांगे सलमान खान। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा मेरे कबीले के लोगों का अपना तरीका है, मेरा एक अपना तरीका है। और बिश्नोई कबीले के जो लोग हैं ना, वो पढ़े लिखे भी हैं, मर्द भी और औरतें भी। इनकी एक औरत, मैं उसका नाम भूल गया, उसने ICS, वो कहीं अफसर लगी हुई है, मतलब वहाँ की वो DMG ग्रुप है। बिल्कुल, ठीक है। IPS ऑफिसर। मेरा कई दफ़ा सवाल होता है कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं यह ना हो कि एक बिश्नोई दूसरी बिश्नोई के सामने आ जाए, कोई ऐसी जगह पे उसकी पोस्टिंग हो जहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का कोई हो, तो बिश्नोई के सामने आएगा तो लग पता जाएगा। बिश्नोई लोग बहरहाल, वो जो 500 साल पहले की बात बताई थी कि एक दरख्त के लिए 365 लोगों ने अपनी जानें दी थी, तो एक कबीला बहुत बड़ा कबीला। आपको लगता है कि आज के दिन पे दाऊद इब्राहिम का जो इंडिया में एक डर था वो लॉरेंस बिश्नोई ने ख़त्म कर दिया? लॉरेंस बिश्नोई का अपना खौफ है, दाऊद इब्राहिम का खौफ क्यों है? चलो, एज ए अंडरवर्ल्ड तो एक अपना खौफ पैदा कैसा होता है, जो बड़ा धंधा कर रहा है, जैसे ये लड़का तुम्हारा ऐनक वाला मुझे देखी जा रहा है, मुझे नहीं पता कि क्यों देख रहा है, हालांकि इसे कैमरे को देखना चाहिए, लेकिन मुझे मुझसे मुसलसल देख रहा है। एक अंडरवर्ल्ड होती है जिसमें दाऊद इब्राहिम पहले भी अंडरवर्ल्ड था, उसका वही मामला थे जिसकी वजह से जो पैसे कमा रहा है ना, एक बात ज़हन में रखना, अंडरवर्ल्ड में एक रवायत रही है कि उनकी वजह से जिसने पैसे कमाए हैं वो उनसे हिस्सा जरूर लेते हैं। मुझे एक काम मिला है, अंडरवर्ल्ड की वजह से मिला है, तो उनका हिस्सा तो बनता ही है। अगर मैं कहूं कि एक्सटॉर्शन है तो फिर मैं ज्यादती करूंगा, क्योंकि काम ही उनकी वजह से मिला। अब इस पे भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो जी वो पैसे मांगता सी, वो जी उसने वो एक्सटॉर्शन, वो प्रोटेक्शन मनी होती है ना, एक टर्म चलती है प्रोटेक्शन मनी है, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो उन्होंने पैसे मोस्टली उन लोगों से लिए जिनका काम अंडरवर्ल्ड की वजह से हुआ था। अब दाऊद इब्राहिम किसी को अगर ड्यूटी पे लगाया था कि तुमने काम करवाना है फलाने सेठ का, सेठ अब्दुल सत्तार खान का, ये सीमेंट का काम करता है, कोयले का काम करता है, चीनी का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, किसी का काम, अब मुझे काम मिल जाता है, अब भाई मैंने हिस्सा देना ही है ना। कोई अब्दुल सत्तार ईदी की वजह से मुझे काम नहीं मिला, मुझे दाऊद इब्राहिम की वजह से मिला। लेकिन उसके बाद जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे 1993 में, उसमें बंदे मारे गए थे और उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आता है। उसकी वजह से एक और चीज़ आ गई जहन में, ये छोटा राजन, पहले दाऊद इब्राहिम छोटा राजन इकट्ठे होते थे। ये 1993 के 1993 के जो ब्लास्ट थे ना, इसकी वजह से दोनों अलग हुए थे। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से ये 1993 के बम्बई ब्लास्ट के बाद अलग हुए थे। अच्छा, वजह क्या थी? ये हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर था या? उधर चल गया ना, उधर चल गया ना कि वो, हालांकि वो जो ब्लास्ट थे वो नहीं होने चाहिए थे, दाऊद इब्राहिम ने किए, किसी ने भी किए, ब्लास्ट होने ही नहीं चाहिए थे यार, आम बंदों को मार रहे हो यार। अभी ऐनक वाला बैठा हुआ है कैमरा मैन, ये बेचारा बाहर जावे, इनू कोई एवं कोई चुक के लै जाए या कुछ कर दे, घबरा ना जाए यार कि कैमरा ना बंद हो जाए, मैं एवं मजाक गल करना, तो ये अच्छी बात तो नहीं ना होगी कि यार उस बेचारे का कसूर क्या है। तो बम्बई ब्लास्ट जो हुआ था यार, जो मरने वाले थे उन बेचारों का कसूर क्या था? वो हमारी तरह के लोग थे, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई दुकान खोलने जा रहा है या दुकान खोल चुका है या अपने काम पे जा रहा है, कोई टैक्सी ड्राइवर है और रोजगार पे निकला, आपने उनको मार दिया यार। आपका टारगेट होता है कि यार बट ने मेरे 6 बंदे मारे हैं, मैंने ही बट के 6 बंदे मारने हैं, ये एक डिफरेंट स्टोरी होती है। ये जो टेररिज्म होती है, दहशत गर्दी होती है, उसका निशाना बट तुम भी बन सकते हो, मैं ही बन सकते हो, जिनका
इस पार्टी से उस पार्टी से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उनका क्या होता है कि वो फिर टेरर आ जाता है, खौफ आ जाता है। तो इंडिया का ही दाऊद इब्राहिम था, इंडिया के ही छोटा राजन था। हमारे पास ले दे के गोगी भट्ट साहब हैं, तीफी भट्ट साहब हैं। अब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को आप दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के साथ मैच नहीं कर सकते, इतना फ़र्क है। सर थैंक यू, आपने टाइम दिया। अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ, एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के साथ हम ऑडियंस के सामने आएंगे। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने साइबर स्पेस में होने वाले क्राइम्स और माजी के दाऊद इब्राहिम और मैच फिक्सिंग के वाक़यात पर बात की। आज के पॉडकास्ट को सुनने के बाद अगर इस पॉडकास्ट से मुतल्लिक आपको कोई बात पसंद आई, या अगर कोई बात जो आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट में बेहतर हो सकती है, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा।